फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द बुक वेनस एंड स्मिथ, ऐसे उन्होंने डिफाइन किया है इसे। ऑल्दो एनर्जी अज्यूम्स मेनी फॉर्म्स, द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, एंड व्हेन एनर्जी डिसअपियर्स इन वन फॉर्म इट अपीयर्स साइमल्टेनियसली इन अदर फॉर्म्स। तो कुल मिलाकर के ये कहने की कोशिश करिए कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, कि अगर एनर्जी एक किसी पर्टिकुलर फॉर्म से डिसअपियर होगी तो दूसरे किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के कहने का मतलब है। और सेकंड वाली स्टेटमेंट का कहने का मतलब है द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व। वापस से वही बात कि एनर्जी कंजर्व्ड है किसी सिस्टम एंड सराउंडिंग की। तो अब इसे मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब है चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग। तो दोनों को जो चेंज होगा वो होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर कंजर्व्ड कहा गया है। जो इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम यू से, तो यू हो गया डेल्टा यू। अगर फाइनाइट चेंज की बात करें तो डेल्टा यू इक्वल हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू के, और डिफरेंशियल चेंज की बात करें तो डी यू हो जाएगा डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इन केस अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है, इनिशियली जो सिस्टम के पास थी वो थी इंटरनल एनर्जी, अब अगर उसमें हीट प्रोवाइड की जाती है तो अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाएगी तो वो वर्क करेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो बोलता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी जीरो, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। और ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि डेल्टा यू जीरो हो जाता है तो फिर हमारे पास आएगा क्या इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से Q प्लस W इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर किसी सिस्टम को हम हीट देंगे, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़ा था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ साइन कन्वेंशन को, कि हीट गिवन टू द सिस्टम, heat given to the system is positive and heat taken from the system is negative, and work done on the system is positive and work done by the system is negative। ये साइन कन्वेंशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वर्क सिस्टम करेगा, दैट्स वाई Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और इन केस अगर हम किसी सिस्टम से हीट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें उस सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। यह बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसके पोस्टुलेट्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि आप चाहे जो वर्किंग सब्सटेंस ले लो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी एप्लीकेबिलिटी किसी भी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है। मान लेते हैं ये पिस्टन सिलेंडर हमारा अरेंजमेंट है, तो इसके अंदर कोई सी भी आप गैस यूज कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, N2 यूज कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आप कोई सी भी गैस यूज कर रहे हैं, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप अप्लाई करना है तो आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा आप वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं। इससे आगे चलें तो दूसरा पोस्टुलेट आता है कि हीट इज अ पाथ फंक्शन, और ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हीट है वो एक पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। और अगर पाथ फंक्शन है हीट तो ये जो इसका जो पास्ट हिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो हीट जो है पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट है, पास्ट हिस्ट्री डिपेंडेंट है। इसके बाद में एक और बात आती है कि ये एक बाउंड्री फिनोमिना है। अगर सिस्टम के अंदर हीट है, मान लेते हैं सिस्टम है, इसके अंदर हीट है, तो एक इंटरनल एनर्जी का पार्ट है। जब तक सिस्टम के अंदर है तब तक वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट है। अगर वो सिस्टम की बाउंड्री के साथ इंटरेक्शन करती है तब जाके वो हीट का फॉर्म हो जाएगी।
जब तक वो सिस्टम के अंदर है, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती है, तब तक वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट है। ये बात समझ में आई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीट ट्रांसफ़र भी इसी चीज़ पर वर्क करता है। जब मैं हीट ट्रांसफ़र पढ़ाऊंगा तब इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि जब तक सिस्टम की बाउंड्री को हीट क्रॉस नहीं करती तब तक वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। इससे आगे की अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पे, तो हीट कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अभी हमने बात करी थी कि हीट एक पाथ फंक्शन है एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। सो आई थिंक थर्ड पॉइंट था, लेट मी चेक। ओके, थर्ड पॉइंट होगा। तो थर्ड पॉइंट है हीट इजंट अ प्रॉपर्टी। हीट एक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अभी मैंने बोला था कि हीट इंटरनल एनर्जी का पार्ट होती है जब तक कि वो सिस्टम में होती है, बट जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर लेती है वो एक हीट के फॉर्म में बाहर आती है, और हीट प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि हमने देख रखा है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक प्रॉपर्टी है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो हीट है वो प्रॉपर्टी नहीं है, बट इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। अब जो खास बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है वो बोलता है कि एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एनर्जी जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री से किसी प्रकार की कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना मास से मास इंटरेक्शन है, ना हीट इंटरेक्शन है, ना कोई वर्क इंटरेक्शन है। तो ऐसा जो सिस्टम होगा वो हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो एनर्जी 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 ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो ये वही बात आ गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसकी एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगी। तो देख लेते हैं डी यू इक्वल टू हो जाएगा जीरो, क्योंकि आइसोलेटेड है तो जीरो हो रहा है। डी यू है इक्वल टू जीरो, क्योंकि ना कोई, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखे तो वो होता है कुछ टी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब सिस्टम में जिसमें ना कोई, सॉरी, अब एक ऐसा हमारे पास सिस्टम है जिसमें ना कोई हीट इंटरेक्शन हो रहा है, ना मास इंटरेक्शन हो रहा है, ना वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों चेंजेस जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से निकल करके आया डी यू इक्वल टू जीरो। अब ये बात हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन की बेसिक कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो इसका मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है। तो अगर डी यू इक्वल टू जीरो है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन? तो इतनी सारी बातें हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद में एक मशीन का मेंशन आता है इस लॉ को पढ़ते वक्त, जिसको बोलते हैं परपिचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये एक मशीन है जो कि वर्क करती रहेगी, हमेशा वर्क करती रहेगी बिना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर हमें किसी प्रकार का वर्क करवाना है सिस्टम से तो हमें उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वर्क डन ऑन द बाय द सिस्टम, अगर हमें किसी सिस्टम से वर्क करवाना है दैट इज निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव, तो अगर किसी सिस्टम से वर्क करवाना है तो हमें उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। लेकिन परपेचुअल मोशन मशीन क्या बोलती है कि ये ऐसी मशीन है जो बिना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए वर्क करती रहेगी। तो ये जो परपेचुअल मोशन मशीन है ये फर्स्ट लॉ को वायलेट करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करती है। दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।